सभी चिकित्सक मित्रों को नमस्कार। मैं अखिलेश नारायण सिंह आप सभी को इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा विज्ञान में द फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी पार्ट 2 के बारे में कुछ बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। इस वीडियो के माध्यम से अब चिकित्सक गणों को स्टेथोस्कोप परीक्षण प्रक्रिया और उसके परिचय के बारे में बताना चाहता हूँ। स्टेथोस्कोप एक प्राथमिक चिकित्सा उपकरण है जिसका उपयोग हृदय, हार्ट, लंग्स, फेफड़े और आंतरिक अंगों की ध्वनि को सुनने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग डॉक्टर और स्वास्थ्य विशेषज्ञ जो रोग का निदान करते हैं और रोगियों की स्थिति को समझने के लिए जो प्रयास करते हैं उसी से संबंधित इस पुस्तक के अंदर प्रथम जो अध्याय है स्टेथोस्कोप का परिचय और उसके प्रकार, जैसे डायफ्राम का और बेल जो होता है उसका। डायफ्राम एक चपटा भाग होता है। आप सभी जानते हैं स्टेथोस्कोप कैसा होता है। इसके बाद आती है बात कि स्टेथोस्कोप का जो उपयोग होता है, इसमें स्टेथोस्कोप जो कि एक एनालॉग स्टेथोस्कोप होता है और एक डिजिटल स्टेथोस्कोप होता है। अगर स्टेथोस्कोप की हम प्रक्रिया की बात करें तो इसमें परीक्षण की जो तैयारी होती है वो स्टेथोस्कोप की सफाई उपयोग करने से पहले हमेशा करना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि S5WE का एक घोल बना के रखिए और जब भी आप स्टेथोस्कोप का उपयोग करने लगे किसी को तो उस जगह पे एक स्वाब ले लीजिए। स्वाब कैसा, आप रुई का एक बॉल ले लीजिए और उसको S5 और WE के घोल में डाल करके थोड़ा सा उसको निचोड़ लीजिए। इससे होगा क्या, इसके अंदर की जो गंदगी होगी या किसी डिजीज़ का बॉडी के अंदर किसी आपने पेशेंट को चेक किया होगा तो उसका जो अंश बचा होगा वो नष्ट हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। मरीज को आराम देने के लिए जो स्थिति होती है उसको आराम से बैठाएं। कभी भी किसी का टेस्ट करना है, चेक करना है तो पर्यावरण को ध्यान में रखने होंगे, क्योंकि जब आप स्टेथोस्कोप का उपयोग करेंगे तो उस जगह पे शांति का माहौल होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो उसमें आपको बाहरी अगर कोई आवाज़ सुनाई दे रही है तो उस कंडीशन में पेशेंट की डायग्नोस करने में आपको तकलीफ़ होगी। अगर हम बात करते हैं स्टेथोस्कोप की तो इसमें कहाँ कहाँ इसका उपयोग किया जाता है ये भी जानना चिकित्सकों के लिए ज़रूरी होता है। हृदय की ध्वनि सुनना अगर हो किसी व्यक्ति को, जब चिकित्सक सुनना चाहता है तो स्टेथोस्कोप को छाती के मुख्य रूप से 4 स्थानों पर रखना चाहिए। हृदय का जो निचला भाग होता है बायां साइड से, हार्ट के इस साइड में, तो आप उस जगह पे चेक कर सकते हैं। पल्मोनरी क्षेत्र जो होता है लंग्स का, वहाँ चेक कर सकते हैं। आर्टिक जो नर्व का क्षेत्र होता है वहाँ आप चेक कर सकते हैं और ट्रैक्सीपिड क्षेत्र होता है वहाँ पे भी आप इससे चेक कर सकते हैं। हालांकि मैंने एक नोट्स बनाया है चिकित्सकों के लिए, जहाँ पुस्तक में बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रैक्टिकली आपको समझना होगा। तो स्टेथोस्कोप आप अपने पास रखे होंगे तो उसमें आप देखिएगा, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। ध्वनि का जो मूल्यांकन होता है, सामान्य ध्वनि जो होती है S1 और S2 को हम कहते हैं। S1 जो होता है वो हृदय के वाल्व को बंद होने की जो ध्वनि होता है वो देता है, जबकि S2 का जो वाल्व होता है वो खुलने की ध्वनि को प्रदर्शित करता है। अगर हम गड़बड़ियों की बात करते हैं तो ध्वनि के अंदर जैसे S4, S5 सुनाई देता है तो ये हृदय के सामान्य संकेत हो सकते हैं। फेफड़े की अगर ध्वनि की
आवाज़ की हम बात करते हैं तो स्थान कहाँ है? फेफड़े की जो ध्वनि सुनने के लिए पीठ, छाती और छाती के जो बगल का हिस्सा होता है ना, ये वाला पोर्शन है, इस साइड में जो पोर्शन है इस पे, तो यहाँ रख करके स्टेथोस्कोप के माध्यम से सुनना चाहिए। सुनने की प्रक्रिया में कुछ बातें होती हैं, जैसे पेशेंट को कहें कि गहरी सांस ले, लंबी लंबी सांस ले। सामान्य ध्वनि में आपको ब्रोंकोवास्कुलर और वेसिकुलर जो पोर्शन होता है वहाँ पे, और अगर असामान्य ध्वनि अगर आपको सुननी है तो व्हीजिंग और क्लैक्स की आवाज़ आपको सुनाई देगी। पेट की अगर ध्वनि की बात करते हैं, अगर पेट का हमको सुनना हो तो स्थान क्या है? वो पेट के 4 पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर हमें स्टेथोस्कोप रखना होता है। सामान्य ध्वनि में पाचन से संबंधित हल्की ध्वनियाँ सुनाई देती हैं। गड़बड़ी होने पर पेट की जो ध्वनि होती है उसमें सुनाई देती है और कभी कभी अधिक आवाज़ भी सुनाई देती है। धमनियों की अगर ध्वनि की बात करें तो जैसे पोर्टरी रॉड जो धमनी होती है, जो गर्दन पर स्टेथोस्कोप रख करके रक्त का जो प्रवाह होता है उसकी आवाज़ हम सुन सकते हैं। गड़बड़ियों की अगर हम बात करें तो ब्रेई सुनाई देता है, अवरोध का संकेत ये हो सकता है। अगर हम स्टेथोस्कोप के बारे में कुछ बातें करते हैं तो स्टेथोस्कोप को मरीज की त्वचा पर रखते हैं, न कि कपड़े के ऊपर। मैंने देखा है कई चिकित्सकों को वो कपड़ों के ऊपर से ही रख कर के पता नहीं क्या सुनते हैं, क्योंकि ये सुनने का सही तरीका तो है नहीं। कान इतना तेज़ तो नहीं हो सकता कि कपड़े के ऊपर से रख करके और अंदर की प्रक्रिया को सुना जा सके, ये इम्पॉसिबल बात है। अगर ऐसा कोई चिकित्सक कर रहा है तो अपनी आदत सुधारिए, आप एक चिकित्सक हैं। दूसरी चीज़ है, ध्वनि सुनते समय ध्यान को केंद्रित करना अति आवश्यक होता है। मुझे सर्दी है बहुत तेज। स्टेथोस्कोप को अगर हम नियमित रूप से साफ करते हैं, स्टेथोस्कोप का परीक्षण जब भी हम करते हैं तो हृदय रोग का निदान, फेफड़े की जो बीमारियां होती है उसकी पहचान, रक्त प्रवाह और धमनियों के जो अवरोध होते हैं उसका पता लगाने में, पेट से संबंधित जो बीमारी होती है पाचन से संबंधित उसका विश्लेषण करने के लिए, फेफड़े की अगर जांच कर रहे हैं तो स्टेथोस्कोप का उपयोग करने की जो प्रक्रिया है और विधियां हैं। फेफड़े की जांच का उद्देश्य उनकी कार्य क्षमता और स्वास्थ्य स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। स्टेथोस्कोप का उपयोग फेफड़े की ध्वनि को सुनकर विभिन्न प्रकार की बीमारी जैसे अस्थमा है, निमोनिया है, ब्रोंकाइटिस है, अन्य स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं जो होती है उसका निदान किया जा सकता है। स्टेथोस्कोप का उपयोग जो महत्व है, प्राकृतिक ध्वनि सुनना। स्टेथोस्कोप फेफड़े की वायु मार्ग और उसके जो कार्य होते हैं उसको समझने में हमें मदद करता है। गड़बड़ियाँ पाचन की हो तो असामान्य ध्वनि होती है, और गड़बड़ियाँ जो है अगर आपको पहचाननी हो तो असामान्य ध्वनि जो होती है वो व्हीजिंग की और क्रैकल्स की होती है। बीमारी का प्रारंभिक निदान संभव होता है। फेफड़े की अगर जांच की हम तैयारी करते हैं तो उपकरण तैयार करना चाहिए। स्टेथोस्कोप को अच्छी तरह से S5 और WE से साफ करना चाहिए। सुनिश्चित करना चाहिए कि उपकरण जो कार्यस्थल में है वो सही है। उसका पहले ईयरपीस को सही ढंग से कान में लगाएं। मरीज को शांत और आरामदायक स्थिति में बैठने को कहें। श्वसन प्रक्रिया को सामान्य रखने का जो पेशेंट से एक अनुरोध करें। फेफड़े की जांच के लिए स्टेथोस्कोप लगाने के मुख्य स्थान पर फेफड़े की ध्वनि सुनने के लिए नियमित स्थानों पर स्टेथोस्कोप लगाया जाता है। कहाँ कहाँ लगाया जाता है बता देता हूँ। हालांकि आप चाहें तो इस पुस्तक को ले लीजिएगा, बहुत ही कारगर पुस्तक है। स्टेथोस्कोप, बीपी ऑपरेटर
ईसीजी का जो ग्राफ पढ़ने में हमें सहायता करता है वो, और 38 मेडिसिन का मेटरा मेडिका मैंने इस पुस्तक में लिखा है। अगर आपको लगता है कि मुझे लेना चाहिए, बिल्कुल ले लीजिएगा। इस पुस्तक का यूँ तो मूल्य जो है, सहायता राशि मूल्य जो है वो है 2000 रुपये, बट अगर इसे आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं 26 तारीख तक। 26 तारीख तक आप इस पुस्तक को ले सकते हैं मात्र 1500 रुपये में। इसके पश्चात 2000 रुपये में आप बिल्कुल ले सकते हैं। साथ ही साथ में इसमें अगर हम बात करते हैं तो जो सामने का भाग होता है, जिसको हम लोग छाती पे रखते हैं ऊपर की ओर, दाएं भाग, दायां और बायां साइड में, तो इसको बोलते हैं इंटीरियर थ्रॉक्स। सामने का जो भाग होता है उसको कहते हैं इंटीरियर थ्रॉक्स। अगर हम इसके पीछे का भाग की बात करते हैं, जस्ट इसके पीछे का जो पार्ट होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं पोस्टीरियर थ्रॉक्स, जो कंधे के नीचे और रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर गहरी सांस लेने के समय वायु का प्रवाह का विश्लेषण किया जाता है। बगल का जो भाग होता है, जिसको हम लोग लैटरल थ्रॉक्स कहते हैं, बगल के हिस्से में स्टेथोस्कोप रख करके ध्वनि का जो मूल्यांकन करते हैं, जिसमें फेफड़े की अगर हम लोग सामान्य ध्वनि की बात करें तो उसमें वेसिकुलर ब्रेथ साउंड सुनाई देता है। यह ब्रेथ साउंड सामान्य ध्वनि होती है, गहरी और हल्की हवा का प्रवाह को दर्शाने के लिए होती है। अगर हम लोग ब्रोंकोवास्कुलर ब्रेथ साउंड की बात करें तो मध्यम तीव्रता की ध्वनि मुख्य वायु मार्ग के करीबी सुनी जा सकती है। तीसरे की अगर हम लोग बात करते हैं ब्रोंकियल ब्रेथ साउंड, जिसको हम लोग उच्च आवृत्ति की ध्वनि बोलते हैं, गले और ट्रैकिया के पास इसको सुना जाता है। असामान्य ध्वनि और उसका जो निदान होता है, जिसमें हम लोग व्हीजिंग की आवाज़, जैसे सीटी बजा रहा हो कोई, शी शी, या हल्की सीटी जैसे मारते होंगे उस टाइप की सीटी, मीठी सीटी नहीं, तीखी सीटी, जैसे संकेत क्या मिलते हैं? वायु मार्ग में कोई अवरोध है, ब्रोंकाइटिस या अस्थमा है। तो अगर क्रैकिस की बात करें तो क्रैकिल्स में टूटती हुई ध्वनि सुनाई देती है। फेफड़ों में जब तरल पदार्थ प्लूरल इन्फ्यूज़न इस टाइप के जनरेट हुए हो, या म्यूकस बढ़ गया हो, स्लाइवा बढ़ गया हो, या लार बढ़ गई हो, जैसे निमोनिया में होता है, और कई बार फाइब्रोसिस के कंडीशन में भी देखने को मिलता है, तो यहाँ पे उखड़ी हुई ध्वनि सुनाई देती है। ज़्यादा पॉइंट नहीं बताऊंगा, बाकी आप बुक ले लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। मैं एक छोटा सा क्लास दे रहा था, ये वो भी लगता है 10 मिनट से ऊपर की हो गई। इसमें एक स्टेरॉयड होता है। अगर हम लोग स्टेरॉयड की बात करें तो स्टेरॉयड, जिसको हम लोग स्टेरॉयड भी कहते हैं, ये तीव्र और तेज होती है। इसका संकेत अगर हम बात करते हैं तो ऊपरी जो सांस का जो भाग होता है उसमें रुकावट होती है, उसको दर्शाता है। एक प्लूरल रब होता है, जिसमें घर्षण जैसी आवाज़ सुनाई देती है, जिसमें प्लूरल जो परत होती है उसमें सूजन को दर्शाता है। फेफड़े की अगर जांच की प्रक्रिया अगर हम लोग बात करते हैं तो सांस लेने की जो प्रक्रिया होती है उसको समझने के लिए मरीज को गहरी और नियमित सांस लेने के लिए कहते हैं। सुनिश्चित करें कि सांस लेने की जो तरीका है वो शांत हो और सामान्य हो, न कि ऐसे आवाज़ नहीं आना चाहिए। कई लोग ऐसे आवाज़ निकालने लगते हैं, वैसा नहीं करना है। पेशेंट को कहें कि सही ढंग से जब हम स्टेथोस्कोप लगा के चेक करेंगे तो सही तरीके से ही उसका उपाय हो सकता है। डायफ्राम की त्वचा पर रखें। फेफड़े के हर क्षेत्र को अलग अलग से सुनें। ध्वनि का विश्लेषण करें। ध्वनि की तीव्रता, आवृत्ति और गुणवत्ता को ध्यान से सुनें। किसी भी असामान्य ध्वनि को नोट करें। अगर ऐसा आपको दिख रहा है तो उस ध्वनि को आप नोट करें। अगर
तुलना करने की ज़रूरत पड़ती है तो दाएं साइड का और बाएं साइड का ध्वनि को आप तुलना कर सकते हैं। समानता और इसमें अंतर को पहचानने और असामान्यताओं को का जो निदान करना है वहाँ पे उसका उपचार का जो सुझाव होगा, जैसे आपने टेस्ट किया और पता चलता अस्थमा है और अस्थमा में आपको साउंड मिल रही है व्हीजिंग की, ब्रोंकोडायलेटर और इन्हेलर इसका उपचार होगा। ब्रोंकोडायलेटर मेडिसिन्स हैं NH ब्रोंको, और अगर मेडिसिन की हम बात करें तो P2 इसमें अच्छा रोल प्ले करता है। अब अगर हम लोग बात करते हैं, अगर इसमें क्रोनिक कंडीशन होगी तो डाइल्यूशन चेंज करने के बजाय P4 लेना उचित होगा। इन्हेलर कई प्रकार के आते हैं मार्केट में, बट आप इलेक्ट्रो होम्योपैथी का इन्हेलर बनाना चाहें तो बना सकते हैं। इसका फार्मूला मैंने इलेक्ट्रो होम्योपैथी की महाग्रंथ पार्ट 2 में लिखा हुआ है, 2-3 फार्मूले हैं, आप उसको उपयोग कर सकते हैं। निमोनिया की अगर हम लोग बात करते हैं, मैं पूरा चैप्टर तो नहीं पढ़ाऊँगा आप लोगों को, कई लोगों को क्या नाम है कि नहीं सर पूरा स्टेथोस्कोपी पढ़ा डालो, पॉसिबल नहीं है, बहुत लंबा है। क्रैकल्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो क्रैकल्स साउंड जब मिलता है किसी व्यक्ति को तो ये समझना चाहिए कि उसको बॉडी में एंटीबॉडीज़ कम हुआ है, जो बॉडी का प्रतिरोधक क्षमता है वो कम हो रहा है। और कई बार CRP बढ़ जाता है और कई बार देखने को मिलता है कि एब्सेस या कोई इन्फेक्शन जनरेट हो गया है। तो इस कंडीशन में मेडिसिन जो चलाएंगे, NH एब्सेस है, A2 वेन1 और P2, उसको यूज़ करना होता है। इसमें जहाँ का है उसके अकॉर्डिंग, जैसे लंग्स में है तो P1 का आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लग रहा है कि ऑक्सीजन की मात्रा तो बराबर है तो वहाँ P2 यूज़ कीजिएगा, बेहतर होगा। P4 भी आप यूज़ कर सकते हैं। P2 अगर मसल्स ना हो तो P2 यूज़ मत कीजिएगा, और अगर लगता है कि नहीं उसमें एंटीबॉडीज़ की ज़रूरत पड़ रही है तो वहाँ पे P4 भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक यूज़ कीजिएगा। बात करते हैं प्लूरिसी की, तो प्लूरल जो रब होता है, जहाँ पे हम लोग को पेशेंट को जो दवा देने की आवश्यकता होती है, दर्द निवारक, जिसमें F2 बहुत अच्छा रोल प्ले अदा करता है, और इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पे A2 का उपयोग, BE का उपयोग, G और WE का भी उपयोग आप कर सकते हैं। और हाँ, कई लोग मुझे ये भी कहते हैं कि सर S1 तो मल्टीपर्पज़ यूज़ होता है। S1 मल्टीपर्पज़ यूज़ होता है, मना नहीं है, बट यहाँ रोल प्ले नहीं है। जहाँ उसका उपयोग है वहाँ बिल्कुल कीजिए उसका उपयोग। और S1 यूनिवर्सल मेडिसिन कही जाती है, S1 है, L1 है, वेन1 है, ये सब यूनिवर्सल मेडिसिन हैं। तो थोड़ा सा समझने की ज़रूरत होती है, बट अगर आप चाहें कि S1 में उपयोग ना करूं तो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन S1 का वर्क जो दूसरे लोग करते हैं उसका नॉलेज होना चाहिए। पहले उस लायक हो जाइए, बिल्कुल आप सिंगल मेडिसिन पे भी काम कर सकते हैं। काफ़ी मैंने किया है, और इसका एक कंक्लूज़न मैंने हर चैप्टर में कंक्लूज़न डाला है, चाहे वो इलेक्ट्रो होम्योपैथी महाग्रंथ पार्ट 4 हो या द फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी पार्ट 3 हो। बात है निष्कर्ष क्यों। जब मैंने PhD की थीसिस इलेक्ट्रो होम्योपैथी महाग्रंथ पार्ट 3 रखी तो लोगों का कहना था कि थीसिस क्या, और थीसिस है तो उसको बिक्री क्यों। थीसिस कंसेप्ट की थी, मेरे कंसेप्ट थे, मैंने उसको एज ए थीसिस आपको प्रस्तुत किया। इलेक्ट्रो होम्योपैथी महाग्रंथ पुस्तक जो हम फर्स्ट टाइम बनाए थे, लगभग 5,000 की खर्च पे बनी थी। उसका मूल्यांकन भी उसी तरीके से किया गया। बाद में इस पुस्तक को वर्तमान में हम 3100 रुपये में सेल कर रहे हैं चिकित्सकों के विशेष अनुरोध पर। इसको इसलिए विशेष छूट दिया जाता है क्योंकि सहायता लेकर के हम इस पुस्तक का निर्माण करते हैं, और जब किसी से सहायता या सहयोग लेकर के करते हैं तो उसको
जो लिखा हुआ एमआरपी होता है या सहायता राशि मूल्य लिखा जाता है, उससे हम कम में इसको चिकित्सकों को उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं। स्टेथोस्कोप से फेफड़े की जांच एक सरल तरीका लेकिन अत्यधिक प्रभावी प्रक्रिया मानी जाती है। यह प्रक्रिया फेफड़े की स्थिति का मूल्यांकन करने में, श्वसन तंत्र के संबंधित बीमारियों का प्रारंभिक निदान करने में मदद करती है। सही तकनीक और अभ्यास के माध्यम से डॉक्टर और विशेषज्ञ, जो स्वास्थ्य के विशेषज्ञ होते हैं, इस प्रक्रिया का कुशलतापूर्वक से उपयोग करते हैं और उन्हें सतत लाभ प्राप्त होता है। आज्ञा चाहूँगा, क्योंकि अगर आपको इस पुस्तक को आज्ञा चाहूँगा, इससे पहले आपको कुछ चीज़ें हैं बता देता हूँ। इस पुस्तक को अगर आपको लेना हो तो 26 फरवरी से पहले अपनी बुकिंग करा लेंगे, क्योंकि ये लास्ट लॉट में पब्लिश होने जा रही है। बहुत से चिकित्सकगण हैं जो छूट गए थे, जैसे राम मेहर सिंह जी छूटे हुए हैं, प्रशांत जी छूटे हुए हैं, उनको पुस्तक अभी तक प्राप्त नहीं हो पाई। मैं इसके लिए क्षमा चाहूँगा, बट पुस्तक का दोबारा से रीप्रिंट हुआ है और इस प्रोसेस में अगर कोई और चिकित्सकगण हैं जिनको लगता है कि उनकी पुस्तक छूटी हुई है तो सूचना दे देंगे, क्योंकि पुस्तक एक लॉट में छपती है, 20, 30, 25 इस तरीके से छपती है। तो इस बार प्रयास है कि सभी को पुस्तकें प्राप्त हो जाए, इसलिए ये पुस्तक 50 की संख्या में मैं छाप रहा हूँ। इस पुस्तक का पब्लिकेशन जो प्रिंट होने जा रहा है गुरुवार को, इसी गुरुवार को, कहने का मतलब आज बुधवार है, कल इस पुस्तक का रीप्रिंट होने जा रहा है। सोमवार को ये रीप्रिंट होकर के मेरे पास उपलब्ध हो जाएगी। और जो 2 चिकित्सकगण हैं जिनकी ये पुस्तक मेरे पास रखी मैं मानता हूँ, क्योंकि राम मेहर सिंह जी जहाँ एक ओल्ड एज हैं, तो वहीं एक हम उम्र प्रशांत जी भी हैं। बहुत सारे चिकित्सकगण हैं जो इस पुस्तक का पेमेंट जमा करा चुके हैं, बट उन्हें पुस्तक अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाई। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, बट प्रयास करूँगा कि इस बार आप ना चूकें। और लगभग 14 चिकित्सकों के नाम तो हैं मेरे पास, डायरी में मैंने लिख रखा है कि हाँ इन्होंने बुकिंग कराई थी और पुस्तक उन तक अभी तक नहीं पहुँची। पुस्तक आप तक यथाशीघ्र पहुँचेगी। प्रयास करूँगा सोमवार को आपके पास ये पुस्तक यहाँ से डिस्पैच हो जाए और उसकी जो रिसिप्ट है आपके जिस भी ग्रुप में आप जुड़े हैं वहाँ, और साथ ही जहाँ आपका पर्सनल नंबर मिले उस नंबर पे मैं डिस्पैच कर दूँगा। आज्ञा चाहूँगा। जय हिंद, जय इलेक्ट्रो होम्योपैथी, जय काउंट सीजर मैटी जी, जय नासक मेथोडोलॉजी। एक बात बोलना चाह रहा था, इस पुस्तक को बुकिंग कराने के लिए 9407761264 पे आप फ़ोन पे या गूगल पे कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 9904248934। ये यूनिट 2 रविंदर शर्मा जी का है। और एक नंबर और है 9407761264। इस नंबर पे भी आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसी नंबर पे आपको गूगल पे और फ़ोन पे करना है। तो मैं आज्ञा चाहूँगा। नमस्कार।